नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है सल्तनत कालीन कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम इन सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में वैसे तो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और ये कर राज्य की आय के प्रमुख स्रोत थे, लेकिन शरीयत के अनुसार मुख्य रूप से 4 करों को मान्यता दी गई थी, जिसमें खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। लेकिन समय समय पर विभिन्न शासकों द्वारा, विभिन्न सुल्तानों द्वारा इसके अलावा भी कई कर लगाए गए और जिन सुल्तानों ने शरीयत के अनुसार अपने शासन को संचालित किया था, उन्होंने इन करों की संख्या को कम किया और शरीयत या शरा में उल्लेखित निर्देशित करों को ही जनता से वसूला, जो कि राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। शरीयत में एक मुस्लिम शासक को कर वसूलने का अधिकार दिया गया था, जो दिल्ली सुल्तानों की आय के प्रमुख स्रोत थे। उसमें कुछ करों की हम बात करेंगे, जिनमें उश्र, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। इसके अलावा खानों से आय, भूमि में गड़ा हुआ धन, निसंतान लोगों की संपत्ति, जिसको राजगमिता कानून के तहत वो राज्य की हो जाती थी, आयात निर्यात कर आदि भी इस काल के राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। सबसे पहले बात हम करते हैं उश्र। उश्र मुस्लिम किसानों से जो भूमि कर लिया जाता था, उसे उश्र कहा जाता था। ये भूमि कर कुल उपज का 10% 1/10 की दर से वसूल किया जाता था। दूसरा कर था खराज। खराज गैर मुस्लिम जैसे हिंदुओं की भूमि पर जो भूमि कर लिया जाता था, उसे खराज कहा जाता था। मुस्लिम कानून के अनुसार इसकी दर उपज के 1/10 से यानी 10% से 50% तक होती थी और विभिन्न शासकों ने इसको 50% तक वसूला है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में कर में वृद्धि की थी, हालांकि वो वापस लेना पड़ा, अलग बात है। तो ये खराज की जो रेट रही वो लगभग 33% से लेकर के 50% तक रही। खम्स कर जो था वो काफिरों के विरुद्ध युद्ध में लूट का जो माल मिलता था, उसका 1/5 भाग सरकारी खजाने में जमा किया जाता था, इसे खम्स कहा जाता था, और बाकी का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को उल्टा कर दिया था। उसके शासनकाल में 4/5 भाग सरकारी खजाने में जमा होता और 1/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था। नेक्स्ट कर था ज़कात। ज़कात एक धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। यह उनकी संपत्ति का 2.5% यानी 2.5% वार्षिक की दर से लिया जाता था। ये कर कुछ निश्चित मूल्यों से अधिक की संपत्ति पर लिया जाता था। संपत्ति का वे भाग जो ज़कात से मुक्त होता था, हिसाब कहलाता था। इस कर से होने वाली आय कुछ निश्चित मदों पर मुसलमानों के लाभ के लिए खर्च की जाती थी, जैसे मस्जिदों और कब्रों की मरम्मत करवाना, धार्मिक लोगों तथा गरीब मुसलमानों और फकीरों को भत्ते इत्यादि देने का काम इसमें करते थे। और अगला कर है जजिया। जजिया हम देख रहे हैं कि सल्तनत काल या संपूर्ण मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण कर था और बड़ा चर्चित कर था। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में बताया कि जजिया भारत में सबसे पहले सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम के समय में इसको लागू किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये लगभग कंटिन्यूटी में चलता रहा और
फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी इसको लागू कर दिया। तो जजिया मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। मुस्लिम कानून के अनुसार गैर मुसलमानों, जिनको जिम्मी कहा जाता था, एक मुस्लिम राज्य में रहने का अधिकार उनको नहीं था। अतः जजिया देने के पश्चात ही वो राज्य में रहने के अधिकारी होते थे, और इसके बदले में राज्य उनको उनके जीवन, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता था। इस कर के लिए गैर मुस्लिम जनता, जिसमें अधिकतर हिंदू थे, को 3 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा निम्न वर्ग। इसमें उच्च वर्ग को 48 दिरहम 48 दिरहम देना होता था, मध्यम वर्ग को 24 दिरहम और निम्न वर्ग को 12 दिरहम प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये कर चुकाना पड़ता था। अच्छा, इस कर से कई एग्जाम्प्ट भी थे, छूट थी स्त्रियों, बच्चों, भिखारियों, अपाहिजों, वृद्ध पुरुष, ब्राह्मण, फिरोज तुगलक के काल को छोड़ करके साधु, पुजारी इस कर से मुक्त थे। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया को लगाया, अन्यथा ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे। तो इस प्रकार से ये मोटे बड़े कर थे जिससे सल्तनत कालीन कर व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था इस पे टिकी हुई थी। इन करों के अलावा भी कुछ कर और लगते थे, जैसे मुसलमान व्यापारियों से 2.5% और हिंदू व्यापारियों से 5% की दर से आयात कर लिया जाता था, इंपोर्ट कर लिया जाता था। घोड़ों पर 5% की दर से इंपोर्ट टैक्स, आयात कर वसूला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मकान पर कर, चरागाह पर भी कर, जिसको घराई और चराई कर के नाम से इतिहासकार उल्लेख करते हैं उनका। और इस प्रकार फिरोज तुगलक ने 10% की दर से एक सिंचाई कर भी लगाया था। ये सिंचाई कर उन किसानों से लिया जाता था जो फिरोज द्वारा निर्मित नहरों से अपने खेतों की सिंचाई करते थे। इसके अलावा मुद्रा की ढलाई, लावारिस संपत्ति, अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों द्वारा दी गई वार्षिक भेंटें भी सुल्तान की आय के साधन होते थे। तो इस प्रकार ये एक टैक्सेशन व्यवस्था जो थी, इसके बारे में हमने चर्चा। थैंक यू।